हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बोरबरी के नियम के अनुसार हम 1 से लेकर 118 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोरबरी के नियम को बताऊंगा। बोरबरी के नियम के रूल्स जानने के बाद हम जानेंगे कि कैसे इनके नियम के अनुसार तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए जा सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए मैं फिर से बोरबरी के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को रिपीट कर दे रहा हूँ। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है और वो डिटेल से इसे देखना और जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था, बोरबरी के नियम के अनुसार किसी भी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है वो 2n² के अनुसार होती है, जहाँ पर n क्या है, कक्ष की संख्या, इसे हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। मतलब कि जो n की वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी कोषों की संख्या पर। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इस फॉर्मूले के द्वारा किसी भी कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, जो n होता है वो कोषों की संख्या को बताता है। तो यदि पहला कोष हो जिसको हम बोलेंगे k कोष, तो उसके लिए n की वैल्यू होगी 1। अगर हम फार्मूले 2n² में n की जगह रख देते हैं 1, तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो पहले कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है 2। वहीं बात करें हम दूसरे कोष L की, तो L कोष है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि ये दूसरा कोष है इसलिए n की वैल्यू क्या है, 2। तो हम लोग फार्मूले में 2 रखेंगे n की जगह। तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, और 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। तो दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। बढ़ते हैं तीसरे कोष M की ओर। तो तीसरा कोष है इसलिए n की वैल्यू 3 होगी, तो n की जगह हम 3 रखेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, 9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18। तो तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 18। वही बात करें चौथे कोष n की, तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 4, फार्मूले में रखेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा तो 32। तो इस तरह चौथे कोष में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8, तीसरे कोष में 18 और चौथे कोष में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो आइए इसे हम उदाहरण द्वारा समझते हैं कि कैसे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के तरीक़ों के बारे में, तो इसमें मैं डीपली आपको नहीं बताऊंगा, सिंपल वे में बताते चलूँगा। तो जैसा कि टेबल में आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो सिर्फ ये k कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। वहीं बढ़ते हैं हीलियम की ओर। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि परमाणु क्रमांक 2 है, तो पहले कोष k में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। वहीं बढ़ते हैं लिथियम की ओर, जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है। तो हम सभी जानते हैं कि पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा k में, और बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, वो चला जाएगा L में। उसी तरह बेरिलियम में भी होगा, परमाणु क्रमांक 4 है, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा और बचा हुआ 2 चला जाएगा L कोष में। तो इसी प्रकार बोरान में होगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन k में आएंगे और बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे L में। उसी तरह कार्बन की बात करें, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन k में आएंगे और बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन L में चले जाएंगे। उसी तरह नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन k कोष में और बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे L में। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 6, 2 इलेक्ट्रॉन k कोष में और बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे L कोष में। उसी तरह परमाणु क्रमांक 9 फ्लोरीन, तो k कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे L में। परमाणु क्रमांक 10 नियॉन, जिसके 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे k में और बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे L में। और याद रखिएगा, जिनके वाय कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम अक्रिय गैस कहते हैं, और ये आवर्त सारणी में 0 ग्रुप में रखे जाते हैं। बढ़ते हैं बोरबरी के दूसरे नियम की ओर, जिसमें उन्होंने बताया था कि सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। और इनका तीसरा पॉइंट था, किसी भी परमाणु के लिए दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरते जब तक कि उसके पहले वाले भीतर के कक्ष पूर्ण रूप से नहीं भर जाते, अर्थात कक्षाएं क्रम से भरती हैं। अब इन दोनों पॉइंट को मैं आपको उदाहरण के थ्रू समझाऊंगा। जैसा कि मैंने बोला था पिछली वीडियो में कि आने वाले वीडियो में मैं इन पॉइंट को आपको समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों पॉइंट के लिए एग्जाम्पल क्या है और कैसे इन दोनों पॉइंट के थ्रू हम लोग आने वाले एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं परमाणु क्रमांक 11 की ओर, जो कि है सोडियम का। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो पहले कोष में 2, दूसरे में 8, तो बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा M में, क्योंकि 2, 8 और 1 टोटल हम करेंगे तो 11 आ जाएंगे। उसी तरह मैग्नीशियम का 12,
तो 2 8 2, एल्युमिनियम का 13 2 8 3, सिलिकॉन का 14 2 8 4, फास्फोरस का 15 2 8 5, सल्फर का 16 2 8 6, क्लोरीन का 17 2 8 7। वहीं आर्गन की बात करें, परमाणु क्रमांक 18 है तो 2 8 8। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आर्गन के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भर गए। वही बात करते हैं हम पोटेशियम की, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हम इलेक्ट्रॉन भरे तो 2 8 एम में 9 भरने चाहिए अगर देखा जाए, क्योंकि एम में आपके 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बट हम लोगों ने 8 ही भरकर अगला कोष स्टार्ट कर दिया। चूँकि बोरबरी ने बताया था कि हम किसी भी कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8 से अधिक नहीं भर सकते। इसलिए पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोगों ने क्या किया कि तीसरे कोष एम में 8 इलेक्ट्रॉन भरकर अगले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन को ले गए। तो किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय हम 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन भर जाता है तो हम अगला कोष स्टार्ट कर देते हैं। वहीं बढ़ते हैं परमाणु क्रमांक 20 कैल्शियम की ओर। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पोटेशियम की भांति ही 2 8 8 और जो 2 बचे इलेक्ट्रॉन वो चले जाएंगे एन में। तो ये जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया ये बोरबरी के दूसरे पॉइंट को फॉलो करता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि कहाँ पर इनका तीसरा रूल फॉलो करता है। तो अगले एग्जाम्पल में हम इसको समझेंगे। तो बढ़ते हैं परमाणु क्रमांक 21 की ओर, जो कि है स्कैंडियम का। तो स्कैंडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो अगर देखा जाए उनके दूसरे रूल के अकॉर्डिंग तो 2 8 8 3 होना चाहिए, मतलब एन में 3 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए। बट उन्होंने क्या बोला था तीसरे पॉइंट में, उन्होंने बोला था कि हम अगला कोष तभी पूरा भर सकते हैं जब हमारा पिछला कोष क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। भले पिछले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हम अधिकतम रख सकते हैं, बट जब तक हम इसको पूरा नहीं भर दें हम तब तक अगला कोष पूरा नहीं भर सकते। तो आपको स्कैंडियम से ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन स्टॉप करके हम जो पिछला कोष था एम, जिसमें कि 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसको हम 18 तक भरेंगे, तभी हम जाकर अगला कोष एन भरेंगे। तो इसलिए स्कैंडियम में हम लोगों ने क्या किया कि 2 8 9 2, तो हमेशा एन में 30 तक हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे और एम को कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, किसको कंप्लीट करेंगे, एम को। कब तक करेंगे, जब तक 18 न हो जाए। तो इसलिए स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 9 2। उसी तरह परमाणु क्रमांक 22 टाइटेनियम, उसका हो जाएगा 2 8 10 2। परमाणु क्रमांक 23 वेनेडियम, उसका हो जाएगा 2 8 11 2। लेकिन आपको 24 और 29 एग्जैक्टली याद करने होंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 24 और 29 अपवाद हैं, इनके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन न रहकर सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा क्यों होता है, जब मैं आपको आप बाहु का नियम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर क्लियर कर दूंगा क्यों इनके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप नोट कर लीजिए कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 24 क्रोमियम और 29 कॉपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यदि हम बात करें क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो इसके के कोष में 2, एल में 8 और एन में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर हम 2 और 8 और 1 ये तीनों को जोड़े तो हो गया 11, 24 में से 11 घटा दे तो बच गया 13। तो एम कोष में 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। वहीं बात करें हम मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम में वापस फिर एन में 2 हो जाएंगे। तो 2 8 13 2, तो 2 8 और 2 अगर हम जोड़ दें तो 12, तो 25 में से 12 घटा देंगे तो बच जाएगा 13। तो एम में 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। बात करते हैं परमाणु क्रमांक 26 आयरन की, तो इसका होगा 2 8 14 2। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27, इसका होगा 2 8 15 2। निकिल की बात करें तो निकिल का होगा 2 8 16 2। वहीं बात करें कॉपर की, तो मैंने बताया था इसके बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका हो जाएगा 2 8 18 1। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 8 2 10, 10 1 11, 29 में से 11 घटा दिए तो कितना बच गया 18। तो इसलिए एम में कितने 18। वही बात करें हम जिंक की, तो जिंक का होगा 2 8 18 2। तो परमाणु क्रमांक 30 के बाद यदि हम बात करें परमाणु क्रमांक 31 की गैलियम की, तो इसमें फिर से हम देखेंगे कि एन भरना स्टार्ट होगा। चूँकि इसके जो तीनों पिछले कोष थे के एल एम, तीनों पूरी तरह से भर चुके हैं, इसलिए अब अगला जो कोष भरेगा वो है एन। अब तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो इसका हो जाएगा 2 8 18 3। कैसे, पहले आप जोड़ लीजिए 8 2 10, 10 और 18 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 28, और 31 में से अगर 28 माइनस कर दिए तो बचेगा 3। तो एन में आ गया आपका 3। अब यदि इससे आगे के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर हम देखें तो जैसा कि बोरबरी ने बताया था कि किसी भी कोष में हम लोग 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। तो 31 से लेकर 36 तक के तत्वों के बीच आप देख रहे हैं 3 4 5 6 7
और 36 में आकर लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। अब अगर हम 37 का देखें तो इसके वाई कोष मतलब n में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए, जबकि हम चाहते तो 9 भर सकते हैं, लेकिन बोरबरी ने कहा था कि किसी भी वाई कोष में हम अधिकतम पहले 8 इलेक्ट्रॉन ही भरते हैं। तो जहां इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब अगले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, जैसा कि परमाणु क्रमांक 37 रुबिडियम में आप देख सकते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 18 8 1। उसी तरह 38 में 2 हो गया। अब ये 2 होने के बाद फिर से स्टॉप हो जाएगा, पिछला कोष भरेगा। तो पिछला कोष कब तक भरेगा, 18 तक भरेगा। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और बता दे रहा हूँ कि आपके दिमागों में होगा कि n में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट हम यहाँ पर 18 ही क्यों भरेंगे, क्योंकि किसी भी परमाणु के कोष में जो इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम होता है वो होता है 2 8 18 8 2 के क्रम में। तो 18 भरने के बाद अगला फिर हम 8 भरेंगे, फिर उसके आगे 2 भरेंगे, फिर 2 वाले को स्टॉप करेंगे, फिर 18 वाले में हम 19 से लेकर 32 तक भरेंगे, फिर जो हमारा 8 था फिर उसमें 18 तक भरेंगे। ये क्रम चलता जाएगा। तो ये बातें मेरे कहने पे आपको समझ में नहीं आएंगी। आगे मैंने 118 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखे हैं, आप उनको देखिए, नोट करिए और खुद समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मैंने बात बताई है वो आपको देखने को मिलेगा। इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए मैं बता दूं कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 30 तक हैं। कभी कभी 46, 47 और अदर भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए जाते हैं। तो कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं आने वाले वीडियो में आपको बता दूंगा। और आने वाले वीडियो में हम आप-बाहु के नियम को डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप-बाहु का जो नियम है वो उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को बताता है। तो कैसे हम उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों को वितरित करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर बोरबरी के नियम में हम लोगों ने ये जाना कि कैसे कोष अर्थात KLMN में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। यदि आप बोरबरी के नियम को अच्छे से समझ गए, अगर बोरबरी के नियम के अनुसार आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया, तो मैं आप-बाहु के जो नियम है या आप-बाहु के जो इलेक्ट्रॉनों के वितरण का तरीका है मैं आपको बहुत ईजिली समझाऊंगा। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि आप SPDF के फॉर्म में जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। बट आने वाले अगले पार्ट में मैं आपको ऐसे तरीके से आप-बाहु के नियम को समझाऊंगा जिससे आप आसानी से SPDF फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे। तो आगे वीडियो में मैंने 118 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखे हैं, आप उन्हें देखिए, आप अपने नोट्सबुक में उन्हें नोट कीजिए या तो फिर उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उन्हें नोट कर लीजिए।